इंसान जब भी कोई गलत कदम उठाता है तो उससे पहले एक षड्यंत्र जरूर बनाता है और अपने षड्यंत्र के तहत ये भरपूर कोशिश करता है कि अपने काम को अंजाम भी दे दे और कभी पकड़ा भी ना जाए। लेकिन शायद वो भूल जाता है कि इंसान जैसा कर्म करता है एक न एक दिन उसे अपने कर्मों का फल जरूर मिलता है। आज की कहानी में भी ऐसा ही कुछ होता है, जिसकी वजह से एक लड़के की मौत ही नहीं हो जाती है बल्कि एक पूरा परिवार ही उजड़ जाता है। वाकई में दोस्तों, आज की जो कहानी है ये आपके भी शरीर के रोंगटे खड़े कर देने वाली है। नमस्कार, प्रणाम, मैं आपका भाई, आपका दोस्त अभय और आप देख रहे हैं द कीप क्राइम। दोस्तों, आज की जो सच्ची कहानी मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ ये सच्ची कहानी है उत्तर प्रदेश के उन्नाव जिले की। उन्नाव का एक थाना पड़ता है अजगैन। अजगैन थाने के अंतर्गत एक गांव आता है दरबारी खेड़ा। बात कर रहा हूं मैं 4 जून 2024 की सुबह सुबह की। दरअसल इसी दरबारी खेड़ा गांव का एक व्यक्ति थाने में फोन करता है और पुलिस वालों से कहता है कि साहब, हमारे गांव के बाहर जो कुआं है उसमें एक लड़के का डेड बॉडी पड़ा है, आप लोग जल्दी से आ जाइए। इधर पुलिस को जैसे ही सूचना मिलती है पुलिस फौरन ही अपनी टीम के साथ घटना स्थल पर पहुंचती है और जब उस डेड बॉडी को चेक करती है तो मालूम चलता है कि मरने वाले लड़के की उम्र है लगभग 30 साल के आसपास। दरअसल उसके सर और गले पर किसी तेज धारदार हथियार को कई बार चलाया गया है और उसी कुएं के बगल एक बाइक भी पड़ी थी। पुलिस उस डेड बॉडी के बारे में वहां पर मौजूद लोगों से पूछताछ करती है तो कोई भी व्यक्ति उस डेड बॉडी का शिनाख्त भी नहीं कर पाता है। इसीलिए पुलिस उस डेड बॉडी का शिनाख्त और उस बाइक के बारे में पता लगाने के लिए उसका नंबर आरटीओ ऑफिस में भेजती है तो मालूम चलता है कि वो बाइक किसी मोहम्मद नदीम के नाम पर रजिस्टर्ड है। नदीम जो कानपुर के अनवरगंज थाने के अंतर्गत इफ्तिखाराबाद मोहल्ले का रहने वाला है। पुलिस सबसे पहले इस बात की जानकारी नदीम के घर वालों को देती है। नदीम के परिवार में उसकी अम्मी आरफा बेगम के अलावा उसकी पत्नी जीनत फातिमा है। नदीम के अब्बू मोहम्मद नईम की कुछ साल पहले ही मौत हो चुकी है। जब थोड़ी देर का समय गुजरता है नदीम की अम्मी आरफा वहां पर पहुंच जाती है और जब उस डेड बॉडी को देखती है जोर जोर से रोने लगती है और रोते हुए पुलिस वालों से कहती है कि साहब, ये कोई और नहीं बल्कि मेरा ही बेटा नदीम है। आखिरकार नदीम की शिनाख्त हो जाती है और आरफा रोते हुए पुलिस वालों से कहती है कि साहब, ये मेरा इकलौता बेटा है, मेरे बेटे की हत्या किसने किया है। इस पर पुलिस आरफा से ही सवाल करती है कि आखिरकार नदीम यहाँ पर पहुंचा कैसे। इस पर आरफा पुलिस वालों से कहती है कि साहब, मेरा बेटा अनवरगंज इलाके में कपड़े की दुकान चलाता है। कल दोपहर के लगभग 2 बजे के आसपास अपनी दुकान पर गया था, लेकिन देर रात तक भी जब घर पर वापस नहीं आया मैंने उसके नंबर पर फोन किया लेकिन उसका नंबर स्विच ऑफ बताने लगा और आज सुबह हमें ये खबर मिली। आरफा जब ये सारी बातें पुलिस वालों से बताती है पुलिस सबसे पहले नदीम की डेड बॉडी को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है और फिर आरफा की तहरीर पर धारा 302 के तहत अज्ञात अपराधियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करती है और फिर इस मामले की छानबीन करना शुरू करती है। पुलिस इस मामले की छानबीन करते हुए सबसे पहले नदीम की अम्मी आरफा से सवाल करती है कि क्या नदीम का किसी के साथ कोई दुश्मनी था या फिर नदीम का किसी के साथ कोई पैसों का लेन देन था। इस पर आरफा पुलिस वालों को जवाब देते हुए कहती है कि साहब, मेरा बेटा बेहद ही सीधा साधा इंसान था, उसका किसी के साथ ना तो कोई दुश्मनी था और ना ही पैसों का कोई लेन देन था। पुलिस को भी समझ में नहीं आता है कि आखिरकार नदीम
कानपुर से चलकर उन्नाव जिले में पहुंचा कैसे। पुलिस अपनी तमाम कोशिश कर लेती है, लेकिन बावजूद इसके पुलिस के हाथ कोई सबूत नहीं मिलता है और देखते ही देखते लगभग 1.5 महीने का समय गुजर जाता है। लेकिन जैसे ही 1.5 महीने का समय गुजर जाता है, आखिरकार 19 जुलाई 2024 की सुबह सुबह एक महिला इसी अजगैन थाने में जाती है और पुलिस वालों से कहती है कि साहब, मेरा नाम जीनत फातिमा है और मैं मरहूम नदीम की पत्नी हूँ। दरअसल मुझे शक है कि मेरे शौहर की हत्या किसी और ने नहीं बल्कि मेरी ही सास आरफा ने किया है। जीनत जब अपनी ही सास पर इस तरह का इल्जाम लगाती है, ये सुनकर पुलिस भी एकदम से चौंक जाती है। दरअसल पुलिस जीनत से सवाल करती है कि तुम ये कैसी बातें कर रही हो, भला आरफा अपने ही इकलौते बेटे की हत्या कैसे कर सकती है। आखिरकार तुमको अपनी ही सास के ऊपर शक क्यों है। इस पर जीनत पुलिस वालों से कहती है कि साहब, मेरी सास पिछले कुछ महीने से मेरे पति नदीम से झगड़े तकरार कर रही थी और इस झगड़े की मात्र एक ही वजह थी कि मेरी सास मेरे पति के ऊपर दबाव दे रही थी कि जितनी भी सारी प्रॉपर्टी है हम उसे बेचकर अजमेर चले जाते हैं। लेकिन मेरे पति प्रॉपर्टी बेचने के लिए तैयार ही नहीं हो रहे थे। हो सकता है कि शायद इसी वजह से मेरी सास ने अपने ही बेटे की हत्या कर दिया है या फिर किसी से करवा दिया है, क्योंकि पुलिस के पास इस मामले में अभी तक कोई सबूत नहीं मिला था। पहला नाम नदीम की अम्मी आरफा का सामने आता है, इसीलिए पुलिस आरफा के मोबाइल नंबर का कॉल डिटेल निकालती है तो मालूम चलता है कि घटना वाले दिन आरफा ने एक ही नंबर पर कई बार बातचीत किया था। लेकिन पुलिस जब नदीम के मोबाइल नंबर का भी कॉल डिटेल निकालती है तो मालूम चलता है कि 4 जून को नदीम ने भी उसी नंबर पर आखिरी बार बातचीत किया था। पुलिस जब उस नंबर का डिटेल निकालती है तो मालूम चलता है कि वो नंबर किसी सलीम खान के नाम पर रजिस्टर्ड है। सलीम, जिसकी उम्र है लगभग 36 साल, जो राजस्थान प्रदेश के अजमेर जिले के लोंगिया मोहल्ले का रहने वाला है। दरअसल पुलिस जब सलीम के कॉल डिटेल के साथ साथ उसके मोबाइल का लोकेशन चेक करती है तो मालूम चलता है कि नदीम और सलीम के मोबाइल का लोकेशन देर रात तक एक साथ ही दिखाई दे रहा था, जिसकी वजह से पुलिस को कहीं ना कहीं सलीम के ऊपर शक चला जाता है। इसीलिए पुलिस सलीम से पूछताछ करने के लिए अजमेर उसके घर पर जाती है। लेकिन पुलिस जब सलीम के घर पर पहुंचती है तो मालूम चलता है कि सलीम किसी काम से उत्तर प्रदेश गया हुआ है। उसके बाद पुलिस सलीम को ढूंढने के लिए उसका मोबाइल सर्विलांस पर डाल देती है और जैसे ही 2 दिन का समय गुजरता है, पुलिस को मालूम चलता है कि सलीम उन्नाव के रेलवे स्टेशन पर मौजूद है। पुलिस को जैसे ही लोकेशन मिल जाता है, पुलिस फौरन ही अपनी टीम के साथ उन्नाव रेलवे स्टेशन पर जाती है और फिर वहां से सलीम को गिरफ्तार करके थाने पहुंच जाती है और फिर सलीम से नदीम की हत्या के बारे में सख्ती से पूछताछ करती है। पुलिस जैसे ही अपनी सख्ती दिखाना शुरू करती है, आखिरकार सलीम अपनी सच्चाई कबूल कर लेता है और पुलिस वालों से कहता है कि हाँ साहब, नदीम की हत्या मैंने ही किया है, लेकिन नदीम की हत्या करने के लिए मुझे 25 लाख की सुपारी मिली है। इस पर पुलिस सलीम से सवाल करती है कि आखिरकार ये सुपारी तुमको किसने दिया है। इस पर सलीम पुलिस वालों को हाशिम अली का नाम बताता है। दरअसल हाशिम अली भी अजमेर के ही कोपड़ पसर नगर का रहने वाला है। सलीम जब हाशिम अली का नाम लेता है, पुलिस हाशिम अली से पूछताछ करने के लिए उसके घर पर पहुंच जाती है और हाशिम अली को गिरफ्तार करके थाने पहुंच जाती है। और जब हाशिम से पूछताछ करती है तो हाशिम अली भी नदीम की अम्मी आरफा का ही नाम लेता है। हाशिम जैसे ही आरफा का नाम लेता
लेता है। पुलिस आरफा से पूछताछ करने के लिए उसके घर पर जाती है और आरफा को भी गिरफ्तार करके थाने लेकर पहुंच जाती है। इधर आरफा जब थाने में पहुंचती है और जब थाने के अंदर सलीम और हासिम अली को देखती है, देखकर तुरंत ही समझ जाती है कि सारा मामला ओपन हो चुका है। इसीलिए पुलिस जब आरफा से नदीम की हत्या के बारे में पूछताछ करती है तो आरफा भी तुरंत ही अपनी सच्चाई कबूल कर लेती है। लेकिन आरफा जब अपने ही बेटे की हत्या की पूरी कहानी पुलिस को बताती है तो वाकई में इसे सुनने के बाद हर किसी के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। दरअसल इस कहानी की शुरुआत होती है इस घटना से लगभग 2 साल पहले। आरफा के पति का नाम है मोहम्मद नईम। दरअसल मोहम्मद नईम के परिवार में उसकी पत्नी आरफा के अलावा 2 बच्चे हैं, जिसमें एक बेटा और एक बेटी। मोहम्मद नईम अपने दोनों बच्चों की शादी भी कर चुका है। नदीम की पत्नी का नाम है जीनत फातिमा। लेकिन मोहम्मद नईम जब अपने बेटे नदीम की शादी कर देता है, उसके कुछ ही महीने के बाद एक बीमारी की वजह से नईम की मौत हो जाती है। मोहम्मद नईम की जब मौत हो जाती है, उसके बाद आरफा के परिवार के ऊपर दुखों का पहाड़ टूट पड़ता है और घर की सारी जिम्मेदारी उसके बेटे नदीम के कंधों पर आ जाती है। उसके बाद नदीम अनवरगंज इलाके में अपनी कपड़े की दुकान कर लेता है और जैसे जैसे समय गुजरता है, नदीम अपनी घर की जिम्मेदारी बखूबी उठा लेता है। इसकी वजह से उसकी अम्मी आरफा भी अपने गम को भुला देती है। लेकिन एक दिन नदीम के घर पर हासिम अली आता है और आरफा से मुलाकात करता है। दरअसल हासिम अली जो आरफा का दूर का रिश्तेदार है और रिश्ते में उसका भाई लगता है। दरअसल मोहम्मद नईम जब जिंदा था, हासिम अक्सर उसके घर पर आता रहता था। लेकिन इस बार हासिम जब आरफा के घर पर आता है और जब आरफा को देखता है तो आरफा को देखकर उसकी नीयत खराब हो जाती है, क्योंकि हासिम की पत्नी भी कुछ साल पहले इस दुनिया को छोड़कर जा चुकी थी। चूंकि दोनों आपस में रिश्तेदार हैं, इसीलिए हासिम आरफा से हंसी मजाक करने लगता है। इधर आरफा भी अपने पति की मौत के बाद बिल्कुल अकेली हो चुकी थी, इसीलिए आरफा भी अपने आप को रोक नहीं पाती है और आरफा भी हासिम अली से हंसी मजाक करने लगती है और फिर उससे हंस हंस कर बातें करने लगती है। और आखिरकार एक दिन बातों ही बातों में हासिम अली जब अपने दिल की बात आरफा से कहता है तो आरफा भी हासिम अली के प्यार को तुरंत ही एक्सेप्ट कर लेती है और फिर अपने आप को हासिम अली के हवाले कर देती है। और आखिरकार आरफा और हासिम के बीच में प्रेम प्रसंग शुरू हो जाता है। और दोनों के बीच में जब प्रेम प्रसंग शुरू होता है, आखिरकार वो समय भी आता है जब एक दिन आरफा अपने ही घर के अंदर हासिम अली के साथ अवैध संबंध बना लेती है। लेकिन आरफा और हासिम के बीच में जब प्रेम प्रसंग शुरू होता है, इस बात की जानकारी उसके बेटे नदीम को कभी मालूम नहीं चलता है। लेकिन आरफा का हासिम अली के साथ जब प्रेम प्रसंग शुरू होता है, आरफा काफी खुश ही नहीं रहती है, बल्कि हमेशा सच संवर कर रहती है, जिसे देखकर उसकी बहू जीनत को आरफा के ऊपर शक चला जाता है। दरअसल एक दिन हासिम जब आरफा से मुलाकात करने के लिए उसके घर पर जाता है तो रात के वक्त उसके घर पर ही ठहर जाता है। रात के लगभग 10 बजे के आसपास जीनत जब बाथरूम करने के लिए उठती है और जैसे ही अपने कमरे से निकलकर अपनी सास के कमरे होते हुए बाथरूम को जाती है तो अचानक आरफा के कमरे के अंदर से उसे आवाज सुनाई देती है। जीनत जब उस आवाज को सुनती है, उसे समझने में देर नहीं लगती है कि कमरे के अंदर आरफा के साथ हासिम भी मौजूद है। हालांकि जीनत दोनों को देख तो नहीं पाती है, लेकिन उसे पूरा भरोसा हो जाता है कि कमरे के अंदर वो दोनों कर क्या रहे हैं। जब सुबह होती है, जीनत ये सारी बातें अपने पति नदीम को बता देती है। लेकिन जैसे ही अपनी सास की शिकायत करती है, ये सुनकर नदीम एकदम से गुस्से में आ जाता है और कहता है कि तुम ये कैसी बातें कर रही हो, जरा उनकी उम्र का लिहाज तो करो। लेकिन जीनत
जीनत इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं होती है और फिर इसी बात को लेकर नदीम और उसकी पत्नी के बीच में जब झगड़ा तकरार शुरू होता है, जीनत भी गुस्से में आकर अपने मायके चली जाती है। जीनत जब मायके में चली जाती है, आरफा को कोई रोकने टोकने वाला नहीं होता है और जैसे जैसे समय गुजरता है, आरफा और हासिम एक दूसरे के इतने करीब आ जाते हैं कि एक साथ रहने का फैसला कर लेते हैं। दरअसल एक दिन हासिम आरफा से कहता है कि तुम अपनी दुकान के साथ साथ अपनी सारी प्रॉपर्टी बेच दो और फिर अजमेर शिफ्ट हो जाओ और फिर हम दोनों एक साथ ही रहेंगे। हासिम जब इस तरह का सुझाव देता है, आरफा को भी उसका सुझाव पसंद आ जाता है और फिर एक दिन अपने बेटे नदीम से कहती है कि तुम घर के साथ साथ दुकान भी बेच दो और फिर हम सब अजमेर शिफ्ट हो जाते हैं। लेकिन आरफा जब सारी प्रॉपर्टी बेचने के लिए कहती है, नदीम इसके लिए तैयार नहीं होता है और इसी बात को लेकर माँ बेटे के बीच में जब झगड़ा तकरार शुरू होता है, आरफा को लगता है कि नदीम किसी कीमत पर प्रॉपर्टी बेचने के लिए तैयार नहीं होगा। दरअसल आरफा को अब ये भी डर सताने लगता है कि आज नहीं तो कल उसके बेटे को सारी सच्चाई मालूम चल जाएगी। इसीलिए एक दिन हासिम जब आरफा से मुलाकात करने के लिए उसके घर पर जाता है तो आरफा हासिम से कहती है कि मेरा बेटा प्रॉपर्टी बेचने के लिए तैयार नहीं हो रहा है, अब तुम ही बताओ कि मैं क्या करूं। इस पर हासिम आरफा को समझाते हुए कहता है कि इसका मात्र एक ही रास्ता है कि तुम अपने बेटे को हमेशा के लिए इस दुनिया से हटा दो, क्योंकि जब तक तुम्हारा बेटा जिंदा रहेगा हम दोनों कभी एक नहीं हो सकते हैं। हासिम जैसे ही इस तरह की बातें कहता है, आरफा भी हासिम के प्यार में इस प्रकार से अंधी हो चुकी थी कि आरफा भी हासिम की बातों में आ जाती है और फिर अपने बेटे की हत्या करने के लिए तैयार हो जाती है। उसके बाद हासिम कहता है कि नदीम को इस दुनिया से हटाने के लिए हमको सुपारी किलर को हायर करना होगा। अगर हम सुपारी किलर के जरिए नदीम को इस दुनिया से हटाते हैं तो हम कभी पकड़े नहीं जाएंगे, लेकिन इसके लिए अच्छा खासा पैसा लगेगा। इस पर आरफा उसे जवाब देते हुए कहती है कि तुम सुपारी किलर को हायर करो और पैसों की चिंता मत करो, जितना पैसा लगेगा मैं तुम्हें दूंगी। आरफा जैसे ही इजाजत दे देती है, हासिम अजमेर जाता है और वहां पर सलीम खान से मुलाकात करता है। दरअसल सलीम खान जो पेशेवर सुपारी किलर है। हासिम जब सलीम से नदीम की हत्या करने के लिए कहता है, सलीम इसके लिए तैयार तो हो जाता है लेकिन बदले में 25 लाख का डिमांड करता है। हासिम जब पैसों को लेकर आरफा से बातचीत करता है तो आरफा भी इसके लिए तैयार ही नहीं होती है, बल्कि 25 लाख इंतजाम करके हासिम अली को दे भी देती है। हासिम उस पैसे को लेकर अजमेर आता है तो 15 लाख सलीम को दे देता है और बाकी का 10 लाख काम हो जाने के बाद देने का वादा करता है। इधर सलीम को जब 15 लाख मिल जाता है, अपना षड्यंत्र तैयार करता है और इसी षड्यंत्र के तहत आरफा के नंबर पर फोन करता है और कहता है कि मैं 3 जून को कानपुर पहुंच रहा हूं, तुम कैसे भी करके अपने बेटे नदीम को मेरे पास भेज देना। इधर 3 जून को सलीम जैसे ही कानपुर पहुंचता है, इधर दोपहर के वक्त आरफा अपने बेटे नदीम से कहती है कि मेरा एक दूर का रिश्तेदार कानपुर आया है और एक होटल में ठहरा हुआ है, तुम जाकर उससे मिलो और उसको शहर घुमा दो। नदीम भी अपनी माँ की बात मान जाता है और उस व्यक्ति का नंबर लेकर अपनी बाइक लेकर आरफा के बताए हुए होटल में पहुंच जाता है और उसे होटल से बाहर बुलाता है। सलीम जब नदीम के पास पहुंचता है तो उससे कहता है
कि मुझे लखनऊ घूमने जाना है, अपनी बाइक से ही चलो और पेट्रोल की चिंता मत करो, पेट्रोल का सारा पैसा मैं दे दूंगा। उसके बाद नदीम सलीम को अपनी बाइक पर बैठाकर लखनऊ लेकर जाता है। जब रात का 10 बजता है, नदीम सलीम से कहता है कि अब घर चलते हैं। रात के 10 बजे के आसपास दोनों लखनऊ से कानपुर के लिए रवाना होते हैं, लेकिन रात के 12 बजे के आसपास दोनों जैसे ही उन्नाव के दरबारी खेड़ा गांव में पहुंचते हैं, सलीम नदीम से कहता है कि मुझे बाथरूम लगा है, तुम थोड़ी देर के लिए बाइक रोक दो। नदीम बाइक को रोक देता है और बाइक पर बैठकर मोबाइल चलाने लगता है। सलीम वहां से थोड़ी दूर बाथरूम करने के लिए जाता है और जब देखता है कि नदीम बाइक पर बैठकर मोबाइल चला रहा है, पीछे से चोरी छिपे आता है और अपने पास से एक तेज धारदार हथियार को निकालता है और उसी हथियार से नदीम के सर और उसके गले पर चला देता है, जिसकी वजह से नदीम की घटनास्थल पर ही मौत हो जाती है। नदीम जैसे ही इस दुनिया को छोड़कर चला जाता है, उसकी डेड बॉडी को बगल के कुएं में फेंक देता है और उसकी बाइक वहीं पर छोड़कर मौके से फरार हो जाता है। दरअसल सलीम वहां से अपने घर चला जाता है। इधर पुलिस को डेड बॉडी तो बरामद हो जाती है, लेकिन पुलिस अपनी तमाम कोशिश कर लेती है, लेकिन बावजूद इसके अपराधियों के बारे में कुछ भी मालूम नहीं चलता है। लेकिन पुलिस को जब पहला क्लू सलीम के बारे में मालूम चलता है, पुलिस सलीम से पूछताछ करने के लिए उसके घर अजमेर जाती है, तो मालूम चलता है कि सलीम उत्तर प्रदेश गया हुआ है। दरअसल सलीम बाकी का पैसा लेने के लिए कानपुर आया हुआ था। वाकई में आरफा जब ये पूरी कहानी पुलिस को बताती है, पुलिस आरफा की तहरीर पर सलीम के साथ साथ आसिम को भी गिरफ्तार कर लेती है। फिलहाल पुलिस ने इन तमाम अपराधियों को अपनी हिरासत में लेकर इन पर गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज करके जेल भेज दिया है। दोस्तों, इस पूरी घटना के बारे में आप क्या सोचते हैं? आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में हमको जरूर दीजिएगा। मिलते हैं किसी और सच्ची कहानी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।